गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। पिछले लेक्चर में हमने KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट किया था, जिसको आज हमें ख़त्म करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने उसको बनाने की विधि तथा उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो NCERT में जितनी भी रिएक्शन इंक्लूड हैं वो आपके आयनिक फॉर्म में है, तो मैंने उन्हें आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने उन्हें कंप्लीट रिएक्शन लिखा है। ठीक है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में आप केवल उन्हें रट सकते हो, ठीक है, समझ नहीं सकते हो, तो आप अच्छा होगा उन्हें समझ के पढ़ें। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको आयनिक फॉर्म में भी अपलोड कर दूंगी, अगर आपको याद करना है तो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज जो कराया जाएगा वो ज़्यादा अच्छा है, आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है ऑक्सीकारक गुण। KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। KMnO4 जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, अर्थात ये किसी का भी आसानी से अपचयन कर सकता है। ठीक है, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो अपचयन करते हैं और जो अपचायक होते हैं वो ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तथा अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन तीनों ही माध्यमों में ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। तो 3 माध्यम होते हैं आपके पास, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम। इन तीनों में ही ऑक्सीकारक का गुण वो दर्शाता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें H+ आता है। अम्ल क्या होते हैं? H+ वाले, और क्षार क्या होते हैं? OH- वाले। तो क्षारीय माध्यम वो होता है जिसमें OH- आता है, और उदासीन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें H+ और OH- की संख्या बराबर होती है। फर्स्ट है अम्लीय माध्यम में। ठीक है, ये पहली हेडिंग है। हम ऑक्सीकारक गुणों को कैसे पढ़ेंगे? तीनों माध्यमों में पढ़ेंगे, अम्लीय में भी, ऐसे ही क्षारीय में भी, और ऐसे ही उदासीनों में। साथ में इनमें जितनी इंक्लूड है रिएक्शन उन सारे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका अम्लीय माध्यम में। इस माध्यम में KMnO4 निम्न प्रकार से अपचयित होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन है वो रिएक्शन समझते हैं क्या है। KMnO4 ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 के साथ। ठीक है, ये क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चा ध्यान रखना है, क्योंकि माध्यम क्या है? अम्लीय है, तो हम किसको लेंगे? H2SO4 को, क्योंकि H2SO4 क्या होता है? H2SO4 आपका होता है अम्ल। ठीक है, तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन किसके साथ करा दी? H2SO4 के साथ करा दी। हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा, जो K है ना, ये SO4 के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? K2SO4 बना लेगा। ठीक है, इसीलिए हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया है, क्योंकि K2SO4 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ गया, तो इसको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे किसी और यौगिक में 2 नहीं आएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? MnSO4। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी बनता है, ये होता है मैग्नीज सल्फेट, और ये क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट। साथ में H है तो H2O बनेगा, और अंत में आपको ऑक्सीजन के 5 अणु मिलेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंप्लीट रिएक्शन। तो क्या क्या होता है? अम्लीय माध्यम में KMnO4 लेते हैं, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलता है आपको? K2SO4 मिलता है, MnSO4 मिलता है, वाटर मिलता है, और ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं कुछ। ठीक है, तो बैलेंस करना आपको मैंने बताया था, यहाँ पे ऐसा होता है। आप चाहो तो कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में बैलेंस करके लिखाइए। ठीक है, और जो लेंथी है उनको क्या कीजिए? याद कर लीजिए। तो ये तो छोटी सी है, इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी आपकी अम्लीय माध्यम के लिए। उसके बाद या करके मैंने इसको आयनिक फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आयनिक फॉर्म में हमें बस केवल आयन की फॉर्म में समझना पड़ेगा। जैसे KMnO4 है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ केवल हमने परमैंगनेट लिया है, K को हटा दिया। ऐसे ही H2SO4 ना लेकर के इसका H+ ले लिया, साथ में 5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ठीक है, MnO4 से क्या बनेगा? Mn2+। यहाँ पर ये जो MnSO4 होता है ना, इसमें इसकी वैलेंसी 2+ होती है, और साथ में H2O को दिखाना है। ठीक है, K2SO4 क्यों नहीं बना? क्योंकि K कहीं पे लिया ही नहीं है, इस कहाँ से बनेगा K2SO4? ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि Mn2+ और H2O यहीं पे आपके बराबर हो गए हैं। तो इस तरीके से आयनिक रिएक्शन होती है, आपको ये आसान पड़ेगी, इसलिए मैंने सारी रिएक्शन ऐसे ही इंक्लूड की हैं, तो आप यही वाली रिएक्शंस कर लीजिए। ठीक है, अब आपका जो आपने अम्लीय माध्यम पढ़ा है उसमें कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, जैसे फेरस लवणों का फेरिक लवणों में ऑक्सीकरण, आयोडाइड लवणों का आयोडीन में ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो KMnO4 करता है, ये क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हमें पढ़ना है। तो पहला है फेरस लवणों का फेरिक लवणों में ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले ये समझते हैं फेरस लवण क्या होते हैं और फेरिक लवण क्या होते हैं। बच्चा, ये जो फेरस और फेरिक लिखा है ना, ये आयरन के लिए आता है। किसके लिए आता है? आयरन के लिए। आयरन जो होता है ना, उसका संकेत क्या होता है? Fe होता है ना।
जब खाली Fe लिखा होता है ना, अगर ये होता है Fe ओनली, तो इसको बोला जाता है आयरन। बट जब ये कोई यौगिक बनाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेरस या फिर फेरिक बोलते हैं, ठीक है। फेरस किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो आयरन होता है ना, इसका लैटिन नेम होता है फेरम। ओके, क्या होता है, फेरम होता है। तो फेरम से Fe लिया था, ठीक है। और इसी तरीके से जब कोई यौगिक बनाता है आयरन, तो नाम भी उसी तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है। तो फेरस लवण का अर्थ होता है कि उस यौगिक में आयरन जो है, फेरस मतलब आयरन, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है। कितनी है, +2। और फेरिक का अर्थ होता है कि उसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है +3, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, फेरस में कितना होता है, +2 होता है, और फेरिक में होता है आपका +3, ठीक है। यानी +2 से किस में कन्वर्ट होगा, +3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सिंपल वे में आपको बस ये समझना है। देखो, +2 से +3 कब बनेगा, जब ये 2 वाला एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो +3 आ जाएगा। जानते हो ना ये आप बात, क्योंकि 2 की कमी है और एक और निकाल दिया तो 3 की कमी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखानी है, बस सिंपल आपको रिएक्शन याद करना है, ठीक है। तो KMnO4 लेंगे, क्यों ले, रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, KMnO4 की पढ़ रहे हैं ना। बनाना थोड़ी है इसको कि कुछ चीज़ों को मिला और बना दो, हम तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अर्थात ये किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या देती है। और साथ में हम कौन से माध्यम में पढ़ रहे हैं, अम्लीय माध्यम में, तो H2SO4 लेना है, ठीक है बच्चा। तो हर रिएक्शन में KMnO4 और H2SO4 लेके चलना है। इसको क्यों ले रहे हैं, अम्लीय माध्यम में है और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ रहे हैं ना, तो इसको तो लेना ही है। ये दोनों लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फेरस लवण, है ना। इसको किस में चेंज करेंगे, फेरिक लवण में। और कौन चेंज करेगा, ये दोनों। तो किसको लेंगे, फेरस लवण को। और फेरस लवण का सूत्र क्या होता है, FeSO4। अब देखो यहाँ पे 10 लगा है, यहाँ 8, 2, अगर बैलेंस करोगे तो टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 चीज़ जरूर बनेंगी, क्या बनेगा, K2SO4 और MnSO4, ठीक है। तो ये बन गया आपका K2SO4, ये बन गया MnSO4। अब आप बोलोगे मैम आपने कैसे बताया, मैंने नहीं बताया, आपको भी याद करना है। जब हमने ये वाली अम्लीय माध्यम की रिएक्शन पढ़ी थी, तो इन दोनों को लिया और ये दोनों बने, साथ में H2 भी है और 5 ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो इन दोनों को जरूर लेना है अम्लीय माध्यम में, देखो इसको तो लेना ही है, अम्लीय माध्यम में इसको भी लेना है, ठीक है। और साथ में ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, और साथ में वाटर भी बनेगा जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। जो आप एक फालतू रिएक्टेंट लोगे जिसकी अभिक्रिया दिखाओगे इनके साथ, उसी के अकॉर्डिंग एक और प्रोडक्ट और बन जाएगा, 1 या 2, ओके। इसलिए इजी रिएक्शन होंगे, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, K2SO4 MnSO4 तो जरूर बनेंगे। और क्योंकि FeSO4 है और इसको किस में कन्वर्ट होना है, फेरिक में, तो क्या बन जाएगा, Fe2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है। और H2 भी जरूर बनेगा, ये 3 चीज़ तो मैंने बताई दी ना, ये तो बनेंगी बनेंगी। FeSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2SO4 की होल थ्राइस में। तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, बस लर्न क्या करना है, आपको लर्न करना है बैलेंस करने वाले अणु, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना। एक बार फिर से समझ लीजिए, KMnO4 क्यों लिया है, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, इसको तो जब लेना ही लेना है, ठीक है। H2SO4 इसलिए लिया है क्योंकि अम्लीय माध्यम में पढ़ रहे हैं। और हेडिंग क्या है, फेरस लवण का, तो फेरस लवण इसलिए लिया है। अब जब ये दोनों लेंगे ना, 3 चीज़ तो जरूर बनेंगी, एक K2SO4 बनेगा, एक MnSO4 बनेगा और एक H2O बनेगा। वो तो कुछ भी ना लोगे ना, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो भी बन जाएगा। अब क्योंकि ये लिया है और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरस को फेरिक में, तो फेरस से क्या बना दो, फेरिक बना दो। तो ये तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है, FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट। तो लिख लीजिए, ये तो आपका फेरस सल्फेट है और ये क्या है आपका फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो फॉर्मूले भी आपको लर्न करने पड़ेंगे कि फेरस सल्फेट का FeSO4 होता है और फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। देखो बच्चा, Fe है ना, तो हमें इसका पता है यहाँ पर +2 है, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा इसका निकालना पड़ेगा, हमें चेक करना है कि Fe का है क्या, ठीक है। तो हम Fe को मानेंगे x, और जो SO4 होता है ना, इसकी हमेशा -2 होती है, कितनी होती है, -2। तो ये तो हो गया आपका x, और x में किसको जोड़ेंगे, -2 को, तो प्लस माइनस माइनस x -2, और किसी भी यौगिक पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0। तो x -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई +2। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे आप Fe की कितनी मान लोगे आप x मान लोगे। मैं करके दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ जो आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला क्या है आपके पास, Fe2SO4 की होल थ्राइस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो Fe की निकालनी है ना, इसको मान लीजिए x, Fe कितने हैं 2, तो 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x, और हमेशा जोड़ते हैं, किसको जोड़ेंगे, SO4 की बैलेंसी कितनी होती है -2, तो -2 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे 3 की, क्योंकि 3 अणु है इसके, और किसके बराबर रखना है 0 के बराबर। तो कर दीजिए 2x प्लस माइनस -2 3 ज़ा 6 बराबर 0। 2x इक्वल टू ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का, x इक्वल टू 6 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अर्थात यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और यहाँ पे कैसी थी +2। तो मैं एक बार इसको भी बता देती हूँ, ये मैंने ऐसे ही बता दिया था। FeSO4 है ना, Fe की x मानेंगे और SO4 की कितनी होती है -2 होती है, तो -2 क्योंकि यहाँ पे प्लस लोगे ना फॉर्मूले का, तो प्लस माइनस माइनस बराबर 0, x इक्वल टू 2। तो समझ में आया, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडाइड लवणों का आयोडीन में ऑक्सीकरण। तो देखो KMnO4 लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। H2SO4 क्यों लेना है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में पढ़ने हैं। क्योंकि आयोडाइड लवण है ना, तो आयोडाइड का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, कोई सा भी आयोडाइड ले लीजिए आप। ठीक है ना, तो हमने क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया है। तो इसका किस में हो जाएगा ऑक्सीकरण, आयोडीन में हो जाएगा, यानी आयोडाइड से क्या बन जाएगी, I2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये और ये ले लिया। 3 चीज़ें उत्पाद के रूप में जो निश्चित है बननी है, वो है आपका K2SO4, MnSO4, H2O। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, इससे किस में हो रहा है ऑक्सीकरण, आयोडीन में, तो ये आयोडीन बन गई। बच्चा ये रिएक्शन देखने में बड़ी लग सकती है आपको, लेकिन है बहुत आसान। आयोडाइड से आयोडीन बना दीजिए, बस लीजिए आयोडाइड और बना दीजिए आयोडीन। ये चीज़ें तो पक्की है ना बननी, बस एक याद कर लीजिए अम्लीय माध्यम की जो स्टार्टिंग में बताई, बस वो याद हो गई ऊपर वाली, तो ये सारी इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, बस दिमाग में भूत चढ़ा होता है रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, रिएक्शन कुछ नहीं होती, बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, पकड़ना है बस चीज़ों को, कैसे हाथ लग जाए हमें ट्रिक याद करने की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से याद करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है तो वो अणुओं में लगाना है, उसमें भी क्या है, जो बच्चा बैलेंस करने में परफेक्ट है वो कर लेगा इजीली। मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आप लोग इनको याद कीजिए, क्योंकि इनमें बच्चा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड लीजिए और सल्फर लीजिए, हो गया रिएक्शन। क्यों, KMnO4 लेना ही है, H2SO4 लेना ही है, K2SO4 बनेगा ही, MnSO4 बनेगा ही, H2O बनेगी। बस जो कहा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बनाओ, सल्फर बना दीजिए। ये रहा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा आपका सल्फर। आप एक काम करना, इनके नीचे नाम जरूर लिख लेना। ठीक है, मैं नाम लिखना भूल गई थी, तो आप यहाँ पे नाम जरूर लिखना, और ध्यान रखना बच्चा एग्ज़ाम में भी लिख के आना है। एग्ज़ाम में अगर नाम नहीं लिखोगे ना तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। आप मान लो इसको नहीं बता रहे हो, इसको नहीं बता रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और साथ में इसको ज़रूर बता देना। ठीक है, ये क्या है आपका सल्फर, और ये जो दिखाता है ना, ये बताता है कि ये ठोस अवस्था में है, अर्थात सल्फर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सैलिक अम्ल का CO2 में ऑक्सीकरण। तो बच्चा सबसे पहले आपको ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र याद करना है। ठीक है, तो मैं बहुत आसान वाला बताऊंगी, उसी से आपको याद हो जाएगा। जब भी आपके माइंड में ऑक्सैलिक एसिड आए ना, तो आपको क्या करना है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड, इससे आपको बहुत इजीली याद होगा। ठीक है, फिर बुक में कैसा भी लिखा हुआ हो आप समझ जाओगे। कैसे, C कितने 2, O कितने हैं 4 और H कितने 2, C2O4H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, H2C2O4, H2C2O4। तो ठीक है, आपको बस ये याद करना है, फिर जैसे भी लिखा है काम कर लोगे आप लोग। तो ये ले लिया हमने H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। अब प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ऑक्सैलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा। ठीक है, तो ये रहा ऑक्सैलिक अम्ल और ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी इन दोनों से क्या बनता है, एक बनता है K2SO4, एक बनता है MnSO4 और एक बनता है H2O। K2SO4, MnSO4 और H2O। समझ में आ रहा है ना आपको मैं कॉन्सेप्ट क्या दे रही हूँ बच्चा। बस मैं कह रही हूँ कि आप इन दोनों की रिएक्शन लोगे ना, तो इनसे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी उत्पाद के रूप में। बाकी आपका ये जो हेडिंग है ना, इसी में लिखा हुआ है, ये पेपर में देगा आपको, है ना। ऑक्सैलिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखिए, या फिर नहीं भी देना है तो आपको याद रखना है कि अगर ऑक्सैलिक अम्ल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं ना, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये कैसे होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट
वाले में होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा और फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको बाद में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन की, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फाइड का सल्फेट में ऑक्सीकरण। ये आपका सल्फाइड है Na2SO3, राइट। आपने देखा होगा ना Na2SO4, तो उसे क्या बोलते हो आप, सल्फेट बोलते हो। तो ये है Na2SO3, इसको बोलते हैं सल्फाइड। तो लिख लेना सोडियम सल्फाइड, ठीक है, लिख सकते हो ना, Na सोडियम, SO3 सल्फाइड। KMNO4 और H2SO4 तो लेना ही है। KMNO4 H2SO4 क्या क्या बनेगा, K2SO4 MnSO4 और साथ में H2O। क्योंकि Na2SO3 है, सल्फाइड है, तो इसका ऑक्सीकरण सल्फेट में हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। याद केवल कितना करना है आपको, ये अणु याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्राइट लवण का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। तो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट का मतलब होता है NaNO2, ठीक है। नाइट्राइट बोले तो NO2 और नाइट्रेट बोले तो NO3, ठीक है। तो KMNO4 H2SO4 K2SO4 MnSO4 H2 बन गया, नाइट्राइट ले लिया, नाइट्रेट बन गया, ठीक है। मुझे लग रहा है ये चीज़ें बहुत आसान है, तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए ना, आप मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मुझे जो चीज़ें आसान लग रही हों वो आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की है बहुत ही आसान वे में समझाने की, जैसे कि आपके माइंड पे रिएक्शंस का प्रेशर ना हो, ठीक है। अम्लीय माध्यम की अभिक्रियाएं आपकी खत्म हो चुकी हैं, अब चल गया आपका क्षारीय माध्यम, ठीक है। इस माध्यम में KMNO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट पहले K2MnO4 में अपघटित होता है, जो शीघ्र ही अम्लीय MnO2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पहले किस में होता है वो K2MnO4 में, और फिर किस में अपघटित हो जाता है MnO2 में। तो ये दो रिएक्शन है, ठीक है, जो जल्दी जल्दी होती हैं और इन्हें फिर जोड़ करके लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दोनों इंक्लूड किया है, उसके बाद तीसरी को जोड़ के दिखाया है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो दोनों को समझ के तीसरी को लिख लीजिए या फिर तीसरी को डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं तो स्टार्टिंग से समझाती हूँ आपको। तो पहले हम क्षारीय माध्यम में क्या लेंगे, KMNO4 लेंगे, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, KOH के साथ। क्या आप लोग बता सकते हो हमने KOH क्यों लिया होगा? अच्छा, KOH इसलिए लिया होगा क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है ना, और हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत किस में होती है, क्षारीय माध्यम में। मैंने पहले ही बताया था ना, अगर आपसे बोलता है वो अम्लीय माध्यम तो आपको H+ वाला कोई यौगिक लेना पड़ेगा जो विलयन में क्या दे, H+ दे। तो H2SO4 देता है ना, और क्षारीय माध्यम के लिए OH वाला लेना पड़ेगा, तो KOH देता है। KOH के प्लेस पे आप NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने तो पोटेशियम का सब कुछ पढ़ रहे हैं इसलिए पोटेशियम ले लिया, ठीक है। तो KMNO4 जब KOH से रिएक्शन कराता है तो क्या बन रहा है, वो कह रहा है ना K2MNO4 बनेगा, तो यहाँ पे K2MNO4 बन गया, साथ में H2O और एक ऑक्सीजन का अणु मिलेगा। बच्चा इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन यानी न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो K2MNO4 है ये H2O के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका MnO2, इसको बोलते हैं पैरेलुसाइड, ठीक है, या फिर बोल देंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये बनेगा, साथ में KOH भी बनेगा क्योंकि K है, क्योंकि MnO2 में तो K नहीं आया ना, तो KOH बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ के लिख दीजिए। ये चीज़ें मैंने तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप लोग मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं ना तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप थोड़ा बहुत भी घर पे पढ़ते हो, ठीक है। और यदि आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे, भाई इस चैनल से देख लिया, उस चैनल से देख लिया, पढ़े तो बहुत कुछ रहे हो, बस देखना खुद कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं से पढ़ो उस बात से मतलब नहीं होता, आप सीख कितना रहे हो, आप प्रैक्टिस कितने कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अब देखिए इनको जोड़ के कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 KOH है ना, और यहाँ पे कितने हैं 4 KOH। तो इस 2 KOH से यहाँ से 2 KOH कट जाएंगे और कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 है और इधर कितने हैं 4 हैं। मैंने बताया था जो चीज़ लेफ्ट में हो और राइट में हो और वो सेम हो ना तो वो कैंसिल हो जाती हैं। बिल्कुल सेम थी, बस ये 2 था ये 4 था। जब 2 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 H2 है और यहाँ पे कितना 1 H2 है, तो 1 से 1 कट जाएगा और कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे K2MnO4 कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो ये तो पूरा गया, ओके। और कुछ तो नहीं कटेगा ना, तो बस इनको लिख दीजिए जोड़ के। पहले अभिकारक को लिखो सारे को जोड़ के, फिर उत्पाद को लिखो। तो कैसे लिखेंगे, 2 KMNO4 प्लस कौन बचा, H2O बचा ना ये, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए हैं कम्प्लीटली। यहाँ पे 1 बच गया तो इसको लिख लिया, इक्वल टू ऊपर क्या है H2O भी गया, K2MnO4 भी गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को तो इसके साथ जोड़ के लिखना है, तो इसलिए बाद में लिखेंगे। क्या बचा, 2MnO2 बचा, साथ में
2KOH बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, यहाँ 4 थे, तो 2 बच गया, और प्लस में 2 और 1 3 ऑक्सीजन। समझ में आया? तो जिन बच्चों को अगर समझना है वो थोड़ी सी थ्योरी अगर लर्न करेंगे तो ये दोनों याद हो जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा भी किस पे फोकस करोगे, थ्योरी पे, तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। और इनके याद होते ही आप क्या कर लोगे, इसको लिख लोगे। और जिन बच्चों को ये याद नहीं करनी, वो लोग डायरेक्ट चल रहे हैं, तो वो इस पे आए बच्चा, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी एक रिएक्शन है और उदासीन माध्यम की 2 रिएक्शन है, फटाफट से उन्हें कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका आयोडाइड लवणों का आयोडेट लवणों में ऑक्सीकरण, और लास्ट पे यही है, ठीक है। क्षारीय माध्यम में ये केवल एक ही रिएक्शन दी गई है। तो क्या बोल रहा है वो, आयोडाइड लवण, ये कौन हो गया, आयोडाइड लवण हो गया ना, KI, ये क्या है आपका, KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, और इससे क्या बनेगा, आयोडेट बनेगा, नॉट आयोडीन। ध्यान रखना, जब पोटेशियम आयोडाइड का अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या बनाता है, आयोडीन। लेकिन अब आयोडाइड लवणों का किस में हो रहा है, आयोडेट में हो रहा है, और ये क्षारीय माध्यम में होता है, ठीक है बच्चा। तो इन चीज़ों से ही आप चीज़ों को समझ पाओगे, जब एक दूसरे से रिलेट करते चलोगे कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, यहाँ क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। तो KMnO4H2O तो लेना है, क्यों लेना है कि ये रही आपकी कुल रिएक्शन, ठीक है। तो इनको लेना है और प्रोडक्ट की फॉर्म में ये जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ही आपको समझना है, MnO2 और KOH तो कहीं नहीं जाएगा और ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको लेना है। बाकी जो हेडिंग्स में लिखा हुआ है, एक को जो पहले लिखा है उसको अभिकारक की फॉर्म में लिखिए, और जो दूसरे में लिखा है उसको उत्पाद की फॉर्म में लिखिए। तो KI लिया और इससे क्या बना दो, आयोडेट बना दो। तो आयोडेट का फॉर्मूला होता है KiO3, ठीक है। ये और ये कहीं नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में ही हमने इनको याद कर लिया है, ठीक है। तो हमें बस एक बात समझनी है, अगर हमने अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम की और उदासीन माध्यम की रिएक्शन याद कर ली ना, तो फिर तो हेडिंग का फर्स्ट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठा लीजिए, हो गया हमारा काम। है बस रिएक्शन को बैलेंस करने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, एग्जाम में अगर बैलेंस नहीं की ना रिएक्शन तो सारे मार्क्स 0 हैं, ठीक है। इस चीज़ को मत समझना, रिएक्शन लिखा है और बैलेंस नहीं करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। बैलेंस भी कीजिए और इनके नीचे नाम भी लिखिए इनका, सबका लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते ना तो जैसे बोल रहे हैं ना ये आयोडाइड, तो इसको बता दें ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपका पोटेशियम आयोडेट है, ठीक है बच्चा। अब है उदासीन माध्यम की रिएक्शन, इसमें ये रहा आपका KMnO4 और ये किससे रिएक्शन करेगा, H2O से। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, KOH बनेगा, MnO2 बनेगा, और आपका 3 अणु किसके बनेंगे, ऑक्सीजन के बनेंगे। अब आपने देखा उदासीन माध्यम की और क्षारीय माध्यम की रिएक्शन सेम होती है, यही आपने क्षारीय माध्यम में पढ़ी है, ठीक है। तो NCERT में इसलिए उदासीन और क्षारीय माध्यम की एक साथ रिएक्शंस लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा है, आपको याद रखना है ये सेम ही होती हैं, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट है सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले थायोसल्फेट यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला याद करना है। ये आपका सोडियम थायोसल्फेट है और इससे क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का तो आप जानते होंगे, सोडियम का Na और सल्फेट का SO4, तो क्या हो जाएगा Na2SO4, ठीक है। तो ये तो बनेगा ही Na2SO4, और साथ में किससे बनेगा, सोडियम थायोसल्फेट से, जिसका नाम क्या है Na2S2O3। तो बच्चा नीचे प्लीज़ लिख लेना, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फेट, और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपका KMnO4 है, इसको लेना ही है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। H2O क्यों लेना है, क्योंकि उदासीन माध्यम में पढ़ रहे हैं, तो चाहे उदासीन माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, दोनों में इन दोनों चीज़ को लेना है। और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा MnO2, एक मिलेगा KOH, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है ना बच्चा, कहीं पे भी ऑक्सीजन है तो ये दूसरों के साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। H2O तो अलग फॉर्म में मिलता है, बट अगर ऑक्सीजन है आपको तो ये मैं सोचिए आपको लास्ट में ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और सारी चीज़ें मिलेंगी, ऑक्सीजन किसी और के साथ जुड़ जाती है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था क्षारीय माध्यम वाला, ठीक है, वो तो सेम ऐसा ही है, लेकिन जब आपने अम्लीय में पढ़ा था ना तो उसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे थे, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका बन रहा था शायद K2SO4, MnSO4, H2O और ऑक्सीजन। तो आपको 3 प्रोडक्ट तो हर रिएक्शन में देखने को मिल रहे थे, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो किसी और के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, यौगिक बना लेता है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ चला जाता है, मिलता वो भी है। तो अब यहाँ पे ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, KMnO4 ले लिया, सोडियम थायोसल्फेट ले लिया, वाटर लिया, तो आपको क्या क्या मिलेगा, K2SO4, MnO2, Na2SO4 और KOH मिलेगा, ठीक है बच्चा। एक और लास्ट रिएक्शन है, उसे और देख लेते हैं। ये आपकी लास्ट रिएक्शन है मैग्नस सल्फेट का MnO2 में ऑक्सीकरण। तो किसका करेंगे, मैग्नस सल्फेट का करेंगे, ठीक है। ये मैग्नीज का होता है MnSO4, ठीक है। तो ये आपका KMnO4 लेना है, साथ में H2O भी लेना है, और
मैग्नस सल्फेट का कर रहे हैं ना, MnSO4, ये इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेना मैग्नस सल्फेट, ठीक है। और इससे क्या बनेगा आपका, MnO2 तो बनेगा ही, तो MnO2 तो लिखना ही है। साथ में और क्या बनेगा आपका, यहाँ से K2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा आपका H2SO4 बनेगा, ठीक है बच्चा। ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें आपने रिएक्शंस को पढ़ा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये रिएक्शन। इवन पूरी बुक्स में चाहे आपका फर्स्ट पार्ट हो और सेकंड पार्ट हो, रिएक्शन डिफ़िकल्ट नहीं होती है, हम बस उनको डिफ़िकल्ट बना लेते हैं, ठीक है, ये सोच के कि रिएक्शन कितने डिफ़िकल्ट होंगे। यदि आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट, मुझे कमेंट कर दिया करो कि हमें ये समझ नहीं आया है या समझने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है बच्चा। आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे तो लग रहा है मैं अच्छा समझा रही हूँ, आप अच्छा समझ रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, या फिर मुझे थोड़ा बहुत अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे कैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो, अच्छा बेकार जो भी है, मुझे बताया करो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में F ब्लॉक को पूरा खत्म करा दूंगी, मैं ऑलरेडी लिख लिया है मैंने उसको। तो F ब्लॉक आपका पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका उपसह संयोजन यौगिक चलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको करने के बाद अपनी सेकंड बुक पे आते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूँ।